बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। और हम अपनी इस क्लास में फ़िलहाल जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ अबाउट द एम्पलीफायर्स। और एम्पलीफायर्स के बारे में हम ये जानते हैं कि ये इस किस्म के हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कि किसी भी सिग्नल को विद इन अ स्पेसिफिक लीनियर रीजन एम्पलीफाई या बड़ा करने की सलाहियत रखते हैं। और अब हम फर्दर इनकी बाइसिंग कंडीशंस पढ़ रहे थे, या बल्कि हमारे पास 3 तरह की इनकी कंडीशंस होती हैं, जिसमें हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैं, हमारे पास कॉमन बेस एम्पलीफायर है और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स हैं। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हमने कल से स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने वोल्टेज गेन तक बात कर ली थी, अटेनुएशन तक बात कर ली थी, और आज हम देखेंगे कुछ मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस का या कैपेसिटर्स वगैरह का इफेक्ट वोल्टेज गेन पे कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ एमीटर बाईपास कैपेसिटर ऑन द वोल्टेज गेन। तो ये जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर है, जिसको हमने यहाँ ये सी से रिप्रेजेंट किया हुआ था, ये देखें जी, ये वाला था। ये एमीटर बाईपास कैपेसिटर है। ये C2 कैपेसिटर जो है, जिसको हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है, ये एक इफेक्टिव शॉर्ट के तौर पर बिहेव करता है फॉर एन एसी सिग्नल। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो कैपेसिटर होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के सिग्नल को गुजरने दे देता है, लेकिन डायरेक्ट करंट के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो इसमें से अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल जो है वो गुजर सकता है। तो इसी वजह से हमने इस एमीटर का जो कैपेसिटर है इसको ग्राउंड किया हुआ है, ताकि हम एसी को ग्राउंड कर सकें। तो ये जो बाईपास कैपेसिटर है, इसकी वजह से क्या होता है, जो गेन है एम्पलीफायर का वो मैक्सिमम होता है, और वो आर सी डिवाइडेड बाय आर ई प्राइम के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आर ई प्राइम जो है, ये बहरहाल आपके पास एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस है जब करंट गुजरता है उसमें से। तो ये बाईपास कैपेसिटर की जो वैल्यू है इसको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम जो है इसकी जो रिएक्टेंस है वो स्मॉल हो सके। और उस एज़ कम्पेयर टू इस वजह से हमें आर ई जो है उसको जो हम टोटल रिएक्टेंस लेते हैं यूजुअली वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी आर ई और आर ई प्राइम की। अगर आर ई प्राइम बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस आर ई, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंस जो रिएक्टेंस होगी वो इसकी स्मॉल होगी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC जो है बाईपास कैपेसिटर की, इसको 10 टाइम्स स्मॉलर होना चाहिए दिस RE से। और अगर ये RE की निस्बत कम होगी ये कैपेसिटेंस, तो फिर हमारे पास ये जो बाईपास कैपेसिटर है इसका इफेक्ट जो है वो आ सकेगा। और ये रेजिस्टेंस बड़े होने की वजह से और इसके छोटे होने की वजह से फिर हमारे पास जो वोल्टेज गेन है वो मैक्सिमम आ सकेगा, क्योंकि RE प्राइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर सकेगी। तो a good rule of thumb is that the capacitive reactance of the bypass capacitor should be at least 10 times smaller than Re at the minimum frequency for which the amplifier must operate. तो ये कंडीशन जो है आपके पास होल्ड होनी चाहिए, यानी 10 टाइम्स इसको स्मॉलर होना चाहिए। 10 टाइम्स जब ये स्मॉलर होगी इसकी निस्बत, तो फिर ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी ना, वो भी फिर हमारे पास स्मॉलर है। तो उसकी वजह से फिर ये होगा कि हमारे पास जो आर ई का फैक्टर है ना वो कुछ काउंट कर सकेगा। अब वोल्टेज गेन अगर हम विदाउट बाईपास कैपेसिटर देखें तो वो किस किस्म का होगा, कि अगर यहाँ पर कोई बाईपास कैपेसिटर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इफेक्ट को देखने के लिए हम इस सर्किट में से इस बाईपास कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वोल्टेज गेन कैसा होगा। तो इसके विदाउट हम ये देखते हैं कि एमीटर इज नो लॉन्गर टू द एसी ग्राउंड, और उसमें फिर हमें आर ई का जो इफेक्ट है वो भी लेना पड़ेगा। अब हम आर ई प्राइम की बजाय आर सी ओवर आर ई प्राइम, हमारे पास जो वोल्टेज गेन था उसमें आर ई को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करा। जब ये एग्जिस्ट नहीं करा तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आर ई प्राइम थी वो, और आपके पास ये जो आर ई है, ये दोनों सीरीज में है, तो आर ई प्राइम प्लस आर ई ये दोनों ही फैक्टर आपको लेने पड़ेंगे। दोनों फैक्टर को ऐड करके तो आर ई की वजह से अब देखें वोल्टेज गेन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आर ई में ऐड होगी, और उसके बाद फर्दर ये आर सी की वैल्यू को कम कर देगी। जब इसकी रेशो लेंगे तो वोल्टेज गेन की वैल्यू अब कम आएगी।
तो अगर हम देखें इसको, ये एक हमारे पास दिया हुआ है एक एग्जांपल, उसमें उन्होंने कहा है कि आप बाईपास कैपेसिटर के इफेक्ट को हमने निकाल दिया है, यानी वो अब हमारे पास नहीं है, तो आर ई की वैल्यू 6.58 थी, जबकि आर ई जो है उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है यहाँ 560। अगर हम 560 और इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास इस फॉर्म में ये, अब देखें वोल्टेज गेन 1.76 हो जाता है, जो कि रिड्यूस हो गया है। और इसके बगैर जो आपके पास था आर ई के बगैर वोल्टेज गेन 152 था, तो ये देखें कि बहुत ज़्यादा आपके पास कम हो जाएगा। अब हम लोड का इफेक्ट जो है वो देख लेते हैं वोल्टेज गेन पे कि कैसा है। लोड जो है, दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर और द अदर सर्किट थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस आर एल होती है, इट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट थ्रू द कपलिंग कैपेसिटर C3। ये देखें जी, ये हमारे पास था, इसके साथ हमने इसको अटैच किया हुआ था और यहाँ पर हम लोड रेजिस्टेंस ले रहे थे। तो इस केस में हमने कहा था कि ये जो लोड है, ये सर्किट के ऊपर लोड रेजिस्टेंस को जब कैपेसिटर के साथ अटैच करते हैं तो इट क्रिएट्स अ लोड ऑन द सर्किट। तो कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है एट द सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज इफेक्टिवली आरसी, इट इज इन पैरेलल विद आरएल। आरएल के साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसको हमने आरसी पैरेलल टू आरएल किया हुआ है, क्योंकि जब ये जो आपके पास कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर हमने आरसी को पैरेलल किया था आरएल के साथ। तो अब द अपर एंड ऑफ आरसी इज इफेक्टिवली एट एसी ग्राउंड। एसी ग्राउंड पे ये कब आता है, जब हमारे पास C3 को हमने कंसीडर किया हुआ है। तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट जब इसका हम लेते हैं तो टोटल एसी कलेक्टर रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे आती है, हम इसका ले लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास यहाँ पर ये बनती है, जब पैरेलल इसको लेते हैं तो हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे जी 1/RC प्लस 1/RL करेंगे। ये कैपिटल वाले हैं और ये सारा कुछ बराबर है 1/R और इसके साथ स्मॉल सी आना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एलसीएम लेके आपके पास आएगा जी RC RL, और यहाँ पर आ जाएगा RL प्लस RC। ठीक है जी, तो इसको हम करेंगे इन्वर्ट। तो RC की वैल्यू हमारे पास आएगी RC RL/RL प्लस RC के बराबर। तो हम अगर आर सी कैपिटल को अब आर सी से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आर सी ओवर आर ई प्राइम की फॉर्म में आएगी, क्योंकि आर सी स्मॉल आर सी की वैल्यू आर सी से कम है, क्यों ड्यू टू द आर एल। तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली वोल्टेज गेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर सी की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज गेन भी कम हो जाएगा। अगर आर एल की जो वैल्यू है वो बहुत ग्रेटर हो आर सी से, तो फिर आपके पास क्या होगा, आर एल इज ग्रेटर देन आर सी अगर हो जाए, तो फिर आर एल ये वाला जो नीचे वाला आर एल है, ये ज़्यादा होने की वजह से डिनोमिनेटर में जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो आर सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब इस आर सी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इट विल नियरली इक्वल टू आर सी हो जाएगी, तो फिर आपके पास जो गेन है वो दोबारा से बढ़ सकता है। ये एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि अगर आपके पास लोड रेजिस्टेंस 5 किलो ओम की कनेक्टेड है आउटपुट पे, और एमीटर की इफेक्टिव बाईपास रेजिस्टेंस जो इफेक्टिवली बाईपास्ड है, और जो आर ई प्राइम है वो 6.58 है, तो आर सी आर एल की वैल्यू को आप जब पुट करते हैं तो आपके पास आर सी स्मॉल आर सी वाली वैल्यू 833 आ जाती है, तो ये 127 आ जाता है। हम वोल्टेज गेन की स्टेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी मैयर इज अ मैयर ऑफ हाउ वेल एन एम्पलीफायर मेंटेन्स इट्स डिजाइन वैल्यू ओवर चेंजेस इन टेम्परेचर और फॉर अ ट्रांजिस्टर विद अ डिफरेंट बीटा। मतलब अगर ट्रांजिस्टर्स के मुख्तलिफ बीटाज हैं तो उसके लिए, या टेम्परेचर के ऊपर इनकी जो वैल्यूज हैं एम्पलीफायर की वो मेंटेन रहती हैं या नहीं रहती। तो ऑल्दो bypassing RE does not produce the maximum voltage gain, RE को अगर हम bypass करते हैं तो maximum voltage gain हमें नहीं मिलता। That is stability problem. There is a stability problem because AC voltage gain is dependent on RE prime. RE prime पर AC voltage का जो gain है वो depend करता है। वोल्टेज गेन है आपके पास आर सी ओवर आर ई प्राइम के बराबर। आर ई प्राइम जो है ये डिपेंड करता है आई ई पर और फर्दर टेम्परेचर पर। तो इसकी वजह से गेन जो है आपके पास अनस्टेबल हो जाता है अगर टेम्परेचर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से आर ई की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, और आर ई की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से फाइनली गेन डिक्रीज हो सकता है।
इसी तरीके से अगर आर ई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो गेन इंक्रीज हो जाएगा। जब कोई बाईपास कैपेसिटर मौजूद नहीं होगा तो ये गेन डिक्रीज होगा बिकॉज आर ई इज नाउ इन द सर्किट। आर ई भी सर्किट में मौजूद है तो गेन डिक्रीज हो गया है। अब अगर आर ई अनबाईपास्ड है तो गेन जो है वो लेस डिपेंडेंट है आर ई पे। तो आपके पास अगर आर ई बहुत ग्रेटर है आर ई प्राइम से तो यहाँ पर आपके पास आर सी ओवर आर ई आ जाएगा। तो यहाँ पर गेन जो है आर ई प्राइम के इंडिपेंडेंट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास स्टेबल कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि आर ई का तो कोई ताल्लुक नहीं है टेम्परेचर के साथ। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर स्वैम्पिंग कर सकते हैं आर ई प्राइम की टू स्टेबलाइज द वोल्टेज गेन। स्वैम्पिंग क्या है? इट इज़ द मेथड यूज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ आर ई प्राइम। आर ई प्राइम के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसको हम स्वैम्पिंग कहते हैं। इट इज़ द मेथड इन विच विदाउट रिड्यूसिंग द वोल्टेज गेन टू इट्स मिनिमम वैल्यू हम आर ई के इफेक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं। इस मेथड की केस में क्या होता है कि आर ई प्राइम का इफेक्ट स्वैम्प आउट हो जाता है। और इसमें होगा क्या, करेंगे इसमें क्या कि एक्चुअली दिस इज द कंप्रोमाइज बिटवीन हैविंग अ बाईपास कैपेसिटर अक्रॉस आर ई और हैविंग नो बाईपास कैपेसिटर एट ऑल। आप एक कंप्रोमाइज करेंगे कि आपको इसके क्रॉस कोई कैपेसिटर चाहिए या नहीं चाहिए। तो स्वैम्ड एम्पलीफायर में आर ई जो है उसको हम पार्शली बाईपास करते हैं सो दैट अ रीजनेबल गेन कैन बी अचीव। जो इफेक्ट होता है आर ई प्राइम का गेन पर वो फिर ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है। यानी हम क्या करते हैं, हम इसको पार्शली बाईपास करते हैं। आर ई की बजाय हम दो रेजिस्टेंसेस ले लेते हैं, आर ई वन और आर ई टू। आर ई टू को हम बाईपास कर देते हैं और आर ई वन को हम बाईपास नहीं करते। तो इसको हम स्वैम्पिंग कह देते हैं कि बेसिकली हम गेन को गेन को हम मिनिमाइज किए बगैर हम मिनिमाइज कर देते हैं इफेक्ट ऑफ आर ई को। तो इस केस में आप देखें कि अब क्योंकि आर ई हमारे पास पार्शली बाईपास हो गया है तो इफेक्ट ऑफ आर ई ऑन द गेन इज ग्रेटली रिड्यूस। जो टोटल आपके पास एक्सटर्नल एमीटर रेजिस्टेंस है वो आर ई जो है उसको हमने दो सेपरेट रेजिस्टर्स में डिवाइड कर दिया है, आर ई वन और आर ई टू में। और आर ई टू को हमने बाईपास कर दिया है जबकि आर ई वन बाईपास नहीं है। तो ये बोथ जो रेजिस्टर्स हैं दे हैव अफेक्ट द डीसी बायस व्हाइल ओनली आर ई वन अफेक्ट्स द एसी वोल्टेज गेन। एसी वोल्टेज गेन को सिर्फ आर ई वन अफेक्ट करेगी। अब आपके पास जो वोल्टेज गेन है वो आर सी डिवाइडेड बाई आर ई प्राइम प्लस आर ई वन बन जाएगी। सिर्फ ये वाला जो इतना हिस्सा है ना ये आपके पास आएगा, ये बाईपास हो गया, ये इसमें काउंट ही नहीं करेगा। तो आर ई वन जो है इज एटलीस्ट 10 टाइम्स लार्जर देन आर ई प्राइम। आर ई प्राइम से ये 10 टाइम्स लार्जर होती है तो फिर आर ई प्राइम का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। और फिर हम आर सी को हम वोल्टेज गेन को कह सकते हैं कि दिस इज आर सी ओवर आर ई वन और इसको हमने स्वैम्प कर दिया है। वोल्टेज गेन जो है हमारे पास मिनिमाइज नहीं हुआ। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि स्वैम्पिंग का इफेक्ट एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस पे क्या होगा। AC इनपुट रेजिस्टेंस जो है इट इज लुकिंग इन एट द बेस ऑफ द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर विद आर ई completely bypassed is आर इन इज इक्वल टू बीटा ए सी आर ई प्राइम। जो इनपुट रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास यहाँ से बीटा ए सी आर ई प्राइम के बराबर होती है। जब हम एमीटर रेजिस्टेंस जो है उसको पार्शली बाईपास कर देते हैं तो जो रेजिस्टेंस का अनबाईपास पोर्शन है वो भी एसी सिग्नल को नजर आएगा। और फाइनली जो इसकी इनपुट बेस है, इनपुट रेजिस्टेंस जो है बेस की वो फिर इंक्रीज हो जाएगी। और वो कैसे इंक्रीज होगी कि अब हम आर ई प्राइम के साथ आर ई वन को भी ऐड करेंगे, यानी ये पूरा हिस्सा ही ऐड होगा। पहले हम बीटा ए सी आर ई प्राइम ले रहे थे ना, अब प्लस आर ई वन भी आ जाएगा हमारे पास। अब आ जाते हैं हम करंट गेन की तरफ। करंट गेन जिस तरह से वोल्टेज गेन होता है कि हम आउटपुट करंट को और इनपुट आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की रेशो लेते हैं, तो इसी तरीके से करंट गेन जो है ना वो भी हमारे पास होता है बेस टू कलेक्टर करंट। यानी आई सी ओवर आई बी जो है वो हमारे पास करंट गेन होता है या बीटा ए सी उसको हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल करंट गेन हमारे पास क्या होगा, कॉमन कलेक्टर करंट टू सोर्स करंट। तो ये हमारे पास आई सी ओवर आई एस होगा इन केस ऑफ कॉमन एम्पलीफायर। आई एस टोटल सिग्नल इनपुट करंट है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। और इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा बेस करंट का होता है और कुछ ना कुछ इसमें बाइस करंट का होता है विच इज गो थ्रू द बाइस सर्किट आर वन पैरेलल टू आर टू। और द सोर्स इज अ टोटल रेजिस्टेंस आर एस प्लस आई आर इन टोटल।
तो जो टोटल करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो होगा आपके पास ये Vs और इसको हम डिवाइड करेंगे Rs प्लस दिस R इन टोटल, मतलब ये जो आपके पास R इन टोटल आ रहा था ना यहाँ से, इसको हम ऐड करेंगे RS में क्योंकि ये सीरीज रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो अब आपके पास इस करंट के लिए जो यहाँ पैदा हो रहा है उसके लिए आ रहा है RS प्लस दिस R इन टोटल। RS प्लस R इन टोटल टोटल रेजिस्टेंस हो गई और VS आपके पास टोटल सोर्स वोल्टेज हो गया और IS आपके पास वो करंट हो गया जो सोर्स वोल्टेज की वजह से है। तो IS ये हो गया और IC आपके पास कलेक्टर करंट है। तो आप आईसी की रेशो आईएस से लेंगे तो आपके पास टोटल करंट गेन आ जाएगा। इसी तरीके से पावर गेन जो होती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास है जी वोल्टेज गेन और ओवरऑल करंट गेन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ओवरऑल पावर गेन आ जाता है। तो ओवरऑल पावर गेन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन एंड ओवरऑल करंट गेन। तो ए वी प्राइम और ए आई को मल्टीप्लाई करेंगे। ए वी प्राइम हमारे पास था कलेक्टर वोल्टेज पर सोर्स वोल्टेज और करंट आपके पास है कलेक्टर करंट टू द सोर्स करंट। हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पावर गेन आ जाता है। इन दिस वे आपके पास ये बेसिकली हमने करना क्या होता है, हम जब भी कोई एम्पलीफायर लेते हैं तो पहले हम उसका वोल्टेज गेन लेते हैं, फिर उसके बाद हम वोल्टेज गेन के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के उनको देखते हैं और उसके बाद हमने उस इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए वोल्टेज गेन को इंक्रीज करने के लिए या उसकी स्टेबिलिटी को को देखा है और फिर इसकी स्टेबिलिटी को जो फैक्टर्स रिड्यूस कर रहे थे, यानी जैसे हमने कहा टेम्परेचर की वजह से या इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा था और वो इंटरनल रेजिस्टेंस गेन को किसी तरीके से रिड्यूस कर रही थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने स्वैम्पिंग यूज़ की है। और उसके बाद फिर हम करंट गेन लेते हैं और करंट गेन और वोल्टेज गेन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पावर गेन आ जाती है पूरे के पूरे हमारे इस क्या कहना चाहिए एम्पलीफायर की।